जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएसआई 2025 का जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। और इस सीरीज में ये है पार्ट 10th, जिसमें कि हम मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, इन विच ईयर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज सेटअप। सही उत्तर है 1985। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये किस आर्टिकल में आता है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 323 ए के अंतर्गत आता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस पार्ट के अंतर्गत आता है, तो पार्ट 14 ए। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट्स में अपनी बेहतर तरीके से लिख लेना। अच्छा, जो ये ट्रिब्यूनल है इसमें चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। जो चेयरपर्सन होता है वो हाई कोर्ट का या तो सिटिंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए, और जो चेयरपर्सन का टर्म होता है वो होता है 5 साल या फिर 65 साल, इन दोनों में से जो भी पहले हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। दूसरा प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट इन द वर्ल्ड। किसको विश्व में इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है विंटन सर्फ, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या फिर सेमोर क्रे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, विंटन सर्फ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू रायदू साधिकारा संस्था विच स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम। तो एक संस्था है जिसके तहत एक स्टेट गवर्नमेंट है वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम को प्रमोट करता है। तो वो कौन सा स्टेट है, सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, तो इसमें पैसे ना के बराबर लगते हैं। जैसे कि जो आजकल जो खेती चलती है उसमें यूरिया डाला जाता है, दवाइयाँ डाली जाती हैं, वो सारे पैसे से खरीद के आते हैं। लेकिन जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होता है उसमें ये होता है कि जो ऑर्गेनिक खाद होती है, जैसे गांव में गोबर की खाद बनाई जाती है, उसको इकट्ठा करते करते काफ़ी लंबे समय तक ढेर सारा हो जाता है, फिर उसी को खाद के तौर पे खेतों में डाल दिया जाता है। तो जितनी भी कम पैसे की और लगभग ना पैसे के बचत के कारण उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जब फार्मिंग में, तो उसी को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू रिसाइड एंड रीसेटल, सॉरी इट इज नॉट रीसेटल, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडियाज इज इंशाइंड इन। बेसिकली इसका कहने का मतलब है संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि हम भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 25, 33, 19 या 9। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 19 में ये बात कही गई है। आर्टिकल जो 19 है, देखो बेसिकली ये फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में भी जो फ्रीडम है, जो राइट टू फ्रीडम है, वो आता है आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है, और इसी 19 में इसका एक क्लॉज है एक, और इसी के सब क्लॉज हैं ए से लेकर जी तक। वो सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 19(1) का ए जो है वो कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बी कहता है आप असेंबल कर सकते हैं लेकिन बिना हथियार के, कहीं भी आप इकट्ठा हो सकते हैं, 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, लेकिन बिना हथियार के, ये आपके पास अधिकार है। ये बी में कहा गया। सी में कहा जाता है आपके पास अधिकार है, आप यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19(1) सी में कहा गया है। डी में कहा गया है कि आप पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। ई में कहा गया है कि आपके पास अधिकार है, आप भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। ये कहा गया है किसमें, 19(1) के सब क्लॉज ई में। ठीक है, एफ जो है वो ओमिट कर दिया जा चुका है, वो रिपील हो चुका है। जी में कहा गया है, ठीक है, जी में कहा गया है कि आपके पास अधिकार है, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी आप अपना एक व्यापार कर सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। आर्टिकल 19(1) जी में यह कहा गया है। ठीक है, आई होप आपको फ्रीडम से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अच्छा, बाकी के आर्टिकल्स क्या कहते हैं, तो आर्टिकल 25 से 25 कहता है, सॉरी आर्टिकल 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। ठीक, फिर आर्टिकल 33 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को, जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स हैं, यानी कि इंडियन नेवी,
आर्मी, एयरफोर्स, इनके जो ये व्यक्ति हैं, इनके ऊपर ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इनके जो राइट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ बदलाव कर सकता है पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के पास अधिकार है। यानी कि जैसे कि हम लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम चौराहे पे खड़े होकर के कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हैं, किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड व्यक्ति हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, उनके पास ये अधिकार नहीं होता है। और इन सारी चीज़ों को, ये जो अधिकार हैं उनके केस में जो ये मॉडिफिकेशंस किए गए हैं वो पार्लियामेंट के पास होता है। ठीक है। और आर्टिकल 9 में क्या है? तो आर्टिकल 9 में कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर देता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 9 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरीन आर द एलोट्रोप्स ऑफ व्हिच एलिमेंट? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन के ये तत्व हैं। ठीक है। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the privileges of the members of Parliament? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 130, 90, 127 या 105। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 105 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनकी पावर्स और प्रिविलेजेस से संबंधित है। बाकी के आर्टिकल्स में क्या है? तो आर्टिकल 130 में कहा गया है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फिर आर्टिकल 90 में कहा गया है कि जो डिप्टी चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, उनकी वैकेशन या उनकी रेजिग्नेशन या उनके रिमूवल के बारे में बात करता है आर्टिकल 90। और आर्टिकल 127 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जज के बारे में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी? तो ऑप्शंस पार्ट 9, 7, 4 या फिर 14th। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पार्ट 14th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में। ठीक है। और उसी में आर्टिकल 315 से, यानी कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये आर्टिकल 315 से 323 तक होता है। ठीक है। और उसी में जो आर्टिकल 315 है वो यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में बात करता है। ठीक है। बाकी के पार्ट्स में क्या है, जैसे पार्ट 9 में आपको मिलेगी पंचायतें। ठीक है। पार्ट 7 में आपको, हालांकि पार्ट 7 जो है वो संविधान का 7वां जो संशोधन था 1956 में हुआ था, उसके तहत इसको हटा दिया गया था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है। ठीक है। बाकी का पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी के बारे में बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा इन 1839? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसने करी थी? ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, अबींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सुरेंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। 1839 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इसके जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे वो थे अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सारे इनके प्रोमिनेंट मेंबर्स थे इस तत्वबोधिनी सभा के। और इसी तत्वबोधिनी सभा के द्वारा एक पत्रिका भी निकाली जाती थी तत्वबोधिनी, जो कि बंगाली लैंग्वेज में होती थी। ये सारी पॉइंट्स नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय? वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन की स्थापना करता है। फाइनेंस कमीशन किस में आता है? आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। किस पार्ट के अंतर्गत आता है? पार्ट 12 के अंतर्गत आता है। ठीक है। एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर्स होते हैं और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। पहला फाइनेंस कमीशन कब था? 1951 में। चेयरमैन कौन थे? केसी नियोगी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 15वीं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? एनके सिंह। और 16वीं रीसेंट सबसे लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंजेस कार्डमम हिल्स आर सिचुएटेड? तो जो कार्डमम हिल्स है यानी कि इलायची पहाड़ियां कहते हैं, वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? विंध्यास में, वेस्टर्न घाट्स में, पूर्वांचल में या ईस्टर्न घाट में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट में। ठीक है। ऐसे भारत का नक्शा अगर आप देखेंगे, यहाँ पे साउथ इंडिया पड़ेगा। ठीक है। ये श्रीलंका है, तो यहाँ पे आपको इधर ईस्टर्न घाट मिलेंगे, इधर वेस्टर्न घाट मिलेंगे, यहाँ पे कुछ एमपी के आसपास विंध्य रेंजेस आपको मिलेंगी, फिर इधर पूर्वांचल मिलता है। ठीक है पूरा। तो जो कार्डमम हिल्स हैं वो आपको वेस्टर्न घाट में मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटर इज नोन एज? जो कल्टीवेटर से डायरेक्ट कृषक से जो राजस्व वसूला जाता था उसको किस पर्टिकुलर नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन हैं जमींदारी सेटलमेंट, मालवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट या फिर परमानेंट टैक्सिंग सिस्टम।
सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। अच्छा, ये जितनी भी सेटलमेंट है ना ब्रिटिश टाइम पे आई थी, तो देखो सबसे पहला आया था परमानेंट सेटलमेंट 1793 में, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट आया था 1793 में। उस समय कॉर्नवालिस था और ब्रिटिश जो पीएम थे वो थे विलियम पिट। फिर रैयतवाड़ी सिस्टम आया था 1820 में, ठीक है, किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। फिर महलवाड़ी सिस्टम आया था कब? 1822 में, ठीक है। कौन लाया था? हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन खमेर लैंग्वेज ग्रुप बिलोंग्स टू, मॉन खमेर जो भाषा समूह है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन, इंडो आर्यन या फिर साइनो तिब्बतन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो ये इधर जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है वहां पे ये मोन खमेर लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ठग शैल बी पनिश्ड विद एज पर आईपीसी। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ठग को आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत पनिश किया जाएगा। वैसे तो ठग के बारे में आईपीसी की 310 धारा में बताया गया था, लेकिन हमारे लिए आईपीसी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता में धारा 310 क्या कहता है। पहली बात तो भारतीय न्याय संहिता में ठग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ठग के लिए सारे पॉइंट्स आप हटा दो अपने दिमाग से। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के अंतर्गत रखा गया है डकैती को, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से हम जान लेते हैं। डकैती कब कही जाएगी? जब 5 या 5 से अधिक लोग रॉबरी करते हैं तब उसको डकैती कहा जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे, अच्छा एक चीज और कि इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें, where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery and person present and adding such commissions or attempt amount to 5 or more every person, so committing attempting। और देखो ज्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है, सिंपल सी भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। 5 या 5 से अधिक लोग जब एक साथ मिल करके अटेम्प्ट करते हैं या कमिट करते हैं या साथ देते हैं एक दूसरे का, किसमें? रॉबरी करने में, तो उसको डकैती कहा जाएगा, ठीक है। यह है डकैती की डेफिनेशन। ये डकैती धारा 310 के 1 में कहा गया है। धारा 310 के 2 में क्या कहा गया है कि अगर जो भी डकैती करता है उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या फिर रिगोरस पनिशमेंट जो कि 10 साल तक हो सकता है और फाइन से भी उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताता हूं। फिर धारा 310 के 3 में कहा गया है अगर उन पांचों में से कोई एक, जैसे मान लो 10 लोग हैं, तो अगर 5 लोग गए तब भी डकैती कही जाएगी, 10 लोग हैं तब भी डकैती कही जाएगी। तो उनमें से अगर कोई एक भी डकैती के दौरान मर्डर कर देता है तो उनमें से जितने लोग हैं सबको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जिसने कमिट किया है उसी को दंड दिया जाएगा। 10 लोग हैं तो 10 को सबको एक साथ पनिशमेंट दिया जाएगा। और क्या पनिशमेंट? या तो डेथ पनिशमेंट दिया जाएगा यानी कि मृत्यु दंड से उसको दंडित किया जाएगा, या फिर उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि कम से कम 10 साल का होगा प्लस फाइन अलग से, ठीक है। ये धारा 310 के 3 में कहा गया है, ठीक है। फिर धारा 310 के 4 में कहा गया है कि अगर जो भी डकैती करने के लिए प्रिपरेशन तैयारियां बना रहा है और वो पकड़ा गया तो उसको कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 10 साल तक हो सकता है प्लस फाइन तो देना ही पड़ेगा। फिर धारा 310 की 5 में कहा गया है उन पांचों में से कोई एक या बाकी के सारे लोग अगर डकैती करने के लिए इकट्ठा होते हैं, ठीक है, तो उनको रिगरस पनिशमेंट से, रिगरस इम्प्रिजनमेंट से दंडित किया जाएगा जो कि 7 साल तक हो सकता है और फाइन भी देना पड़ेगा। फिर धारा 310 के 6 में कहा गया है कि जो भी कोई व्यक्ति ऐसी गैंग से संबंध रखता है जो कि हैबिचुअली डकैती करती है, इसकी आदत हो चुकी है, अगर ऐसी गैंग से किसी व्यक्ति का वास्ता पाया जाता है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा या फिर उसको कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 10 साल का हो सकता है प्लस फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, सारे धाराएं और सब क्लॉजेस धारा 310 डकैती के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग इज नॉट एन ऑफेंस, यानी कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं तो उसको
ऑफेंस यानी कि अपराध नहीं माना जाएगा। कब? विदाउट हॉर्न, विदाउट इमोबिलाइजर, विदाउट हेडलाइट या विदाउट साइलेंसर। अगर आप बिना हॉर्न के गाड़ी चलाते हैं तब आप अपराध कर रहे हैं, बिना हेडलाइट के गाड़ी चला रहे हैं तब भी आप अपराध कर रहे हैं, और अगर बिना साइलेंसर की गाड़ी चला रहे हैं तब भी अपराध है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। बिना इमोबिलाइजर के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई उसमें अपराध वाली बात नहीं। इमोबिलाइजर क्या होता है? वो जब आप चाबी यूज करते हैं किसी गाड़ी में, तो कई बार क्या होता है किसी दूसरी गाड़ी से, मतलब दूसरी चाबी से गाड़ी नहीं खुलती, तो लॉक क्या होता है, वो फ्री हो जाता है। तो कई बार क्या होता है दूसरी चाबी लगा लो तब भी चल जाएगा, तो आदमी क्या करेगा, अरे हटा ही दो इमोबिलाइजर। तो वो बेसिकली इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द फिजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। तो इस वजह से ये जो है वो क्राइम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निरुद्ध या नजरबंदी का अधिकार है, यानी कि उसको डिटेंशन कर लिया जाएगा, उसको कैद कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा अगर वो ऐसा करता है तो एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, बिल्कुल। अगर वो ऐसा कोई भी कार्य करता है जो कि राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है तो उसको डिटेन किया जाएगा। एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, बिल्कुल किया जाएगा। अगर वो सार्वजनिक व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसको डिटेन किया जाएगा। फिर सी, एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी, बिल्कुल। अगर मान लो कहीं पे आवश्यकता है राशन की और वहां पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बीच में आप क्या करते हो, लूट लेते हो, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आप उसको माना जाएगा कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ आप जा रहे हैं। ठीक है, मान लो किसी एक हॉस्पिटल में दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट भेजे जा रहे हैं और आप बीच में क्या करते हो, उसमें व्यवधान उत्पन्न करते हो। ठीक है, टाइम से उसको पहुंचने नहीं देते, तो नेशनल सिक्योरिटी का खतरा माना जाता है और आपको डिटेन किया जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सारी चीजें जो है वो ग्राउंड्स प्ले करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्क्राइब्ड एज द नॉवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? किस पार्ट को संविधान का नॉवेल फीचर्स कहा गया? सो ऑप्शन में हम देखें तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। पार्ट 3 में क्या कहा गया है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई है। पार्ट 6 में मिलेगा आपको स्टेट्स के बारे में। पार्ट 9 में मिलेगा आपको पंचायतों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन टू प्रोमलगेट द नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980 वाज रेज्ड इन द केस ऑफ। क्या था कि एक केस हुआ था कि राष्ट्रपति जो है ना, वो अपने मन से अध्यादेश बना करके जारी कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि एक एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब अध्यादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन अपनी इच्छा से, अपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अगर ये कोई राष्ट्रपति कर रहा है तो वो जुडिशियल एक्शन लेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहेगा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी मन मर्जी जब चाहे आप अध्यादेश जारी कर दे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये किस केस में कहा गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ, यानी भारत में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो किस प्रावधान के तहत बने थे? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसी ने प्रोविंसेस में डायरकी की स्थापना करी थी। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है, यानी कि जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हैं ये किस आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल 93 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया? ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसको इलेक्शंस समझना। ठीक है, किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा सकता है इंडिया में? बेसिकली किस आर्टिकल में पूछा है, इतना आप समझ जाओ। सो आर्टिकल 324, 382, 334 या फिर 255। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करी गई है और वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1986 बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट टू स्टडी अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? तो बेसिकली ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या पंचायतें जो है किस कमेटी के अंतर्गत उनको लाया गया था? तो ध्यान रखना एक ही नाम, LM सिंघवी कमेटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ठीक है, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, यानी कि जीएसटी काउंसिल से संबंधित क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में आता है। सो आर्टिकल 112, 110, 279 ए या फिर 280। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 279 ए में आता है जीएसटी काउंसिल। 112 में क्या आता है, तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो आता है। फिर आर्टिकल 110 में आता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, और अभी हमने पढ़ा 280 में आता है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीपीसीआर भी कहते हैं। तो एनसीपीसीआर के जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं, इनका टेन्योर कितने समय का होता है, 6 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 साल का होता है। जो चेयरमैन है उनकी जो टेन्योर की एज होती है वो 65 ईयर्स होती है, और मेंबर्स की एज होती है 60 ईयर्स। ठीक है, चेयरमैन 65, मेंबर्स 60, और 3 साल का होता है, यानी कि चाहे वो 3 साल कंप्लीट करें, या अगर 65 साल कंप्लीट हो जाता है चेयरमैन का तो वो हट जाएगा। और अगर मेंबर्स की बात करें तो 3 साल का तो होता ही है, लेकिन अगर 60 साल के पूरे हो गए तो फिर वो उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोविजंस होते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लेना, कहीं पे स्टार मार्क कर लेना इसी क्वेश्चन के नीचे, कि ये 2 बार से ज्यादा, 2 टर्म से ज्यादा सर्व नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ड्राफ्टेड द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूरोपियन यूनियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following terms mentioned in the preamble of the Indian Constitution expresses the objective of achieving the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, यानी कि प्रियम्बल में, हालांकि ऐसे समझो, प्रियम्बल में कौन सा ऐसा शब्द है जो कि बात करता है एक सामान्य भाईचारे की संविधान में। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शंस अगर हम देखें, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, फ्रैटर्निटी या फिर जस्टिस, तो आप ध्यान से देखें, बंधुता, फ्रैटर्निटी लिखा हुआ है ना। सही उत्तर यही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रैटर्निटी जो है वही भाईचारे और बंधुता की बात करता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, ये भी क्वेश्चन आया था, तो एक बार। ठीक है, कौन सा, मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत इनको ऐड किया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिगार्डिंग द टर्म साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस एक टर्म है, उससे रिलेटेड कौन सा वाक्य गलत है। एनी पर्सन कैन एक्सेस द इंटरनेट और वेबसाइट फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है, कोई भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए। इट इज यूजर न्यूट्रल विच कैन बी यूज्ड बाय अ जेन्युइन यूजर और अ साइबर परपिट्रेटर, बिल्कुल सही है। इट इनेबल्स ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजिटल प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बिल्कुल सही है। सी, ये जो ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, द टर्म साइबर स्पेस इज डिफाइंड अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। जो आईटी एक्ट 2000 है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसमें कहीं भी इस टर्म का उल्लेख नहीं किया गया है, साइबर स्पेस शब्द आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, द इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एवरी ईयर ऑन, हर साल ये जो अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है किसका, यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, वो किस दिन मनाया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 28 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है हिस्ट्री से है, हु वाज द अरब जनरल दैट कंकर्ड सिंध एंड अनेक्स्ड एज अ पार्ट ऑफ द कैलिफ्स डोमेन इन 711 एडी। तो भैया कौन है वो, मोहम्मद गजनी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गोरी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। तो उमैयद खलीफा का समय था, गवर्नर था इराक का अल हज्जाज, और उन्हीं के अंतर्गत कमांडर था मोहम्मद बिन कासिम। वही भारत आया और उसने सिंध को हराया और अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है, लैंड रेवेन्यू इज डिराइव्ड चीफली बाय इंपोजिशन ऑफ टैक्स ऑन लैंड, बिल्कुल सही, लैंड पर टैक्स लगता है और वहीं से लैंड रेवेन्यू आता है।
इन एसेंस लैंड रेवेन्यू इज अ टैक्स लेवीड ऑन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड। अगर संक्षेप में बात करें तो जो लैंड रेवेन्यू है वो कैसे आता है, तो जो जमीन है उस पे जो पैदावार होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है और वही लैंड रेवेन्यू होता है। तो कह रहा है कि ऑप्शन बी अगर हम ध्यान से देखें, ए एंड बी आर ट्रू और बी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक वाज क्रिएटेड एट, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? बगदाद कॉन्फ्रेंस में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, या फिर ओईसीडी या फिर यूएनओ? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, और उसी के अंतर्गत ओपेक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके आपको मिलेंगे वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहां पे आपको मिलेंगे। 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। इन्होंने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में ओपेक में कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन से हैं। ये 5 तो है ही, बाकी के कौन कौन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट रिलेटेड टू। देखो, ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसकी धारा 2 के क्लॉज 1 में किसको ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत रखा गया है? जीवन, स्वतंत्रता, इक्वलिटी और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो सही उत्तर है इन सभी को ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि हर एक ह्यूमन को जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, और उसकी गरिमा होती है एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, उसकी अपनी गरिमा को बचा के रखने का उसका अधिकार है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड द कारपेट सिटी, कालीन का शहर। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भदोही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? ट्रांसपोर्ट, डेयरी, शू फैक्ट्री या फिर बैंक? देखो, मैं तीनों चीजें आपको बता दे रहा हूं। इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो जो पहला प्राइमरी होता है वो ऐसा सेक्टर होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करता है, रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली यूज करता है। उसमें क्या आता है, जैसे खेती आती है ना, डेयरी प्रोडक्शन आता है। इसमें क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है उसका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो किसान है वो कर रहा है, तो वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। तो उस हिसाब से प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है, सेकेंडरी में क्या आता है कि जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड्स में लेके चले आते हैं, है ना, उससे फिनिश्ड गुड बनती है। जैसे किसान ने पैदा किया प्राइमरी सेक्टर में गेहूं, ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर में वो गेहूं पहुंचेगा, उस गेहूं की अलग अलग चीजें बनेंगी, है ना, बिस्किट बनेंगे, ब्रेड बनेंगे, अलग अलग, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। फिर आता है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में आती हैं सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, है ना, और बैंक हो गया, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, तो ये टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ये सर्विस सेक्टर में आता है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, इसमें गुड्स का कोई लेना देना नहीं है ना। फिर शू फैक्ट्री सेकेंडरी में आता है। कैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे लेदर है, रॉ मटेरियल एक जगह से मिला और उसको कन्वर्ट करके उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स, जूते में उसको तैयार कर दिया गया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। बैंक टर्शियरी सेक्टर का है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसको NJAC शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, विच वॉज मेंट टू रिप्लेस द कोलेजियम सिस्टम। तो पहले कोलेजियम सिस्टम था, ठीक है, कोलेजियम सिस्टम, उसको रिप्लेस कर दिया गया और लाया गया NJAC। लेकिन किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत इसको किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब? 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ द कोर्ट हेल्ड दैट इट विल नॉट अलाउ म्युनिसिपल गवर्नमेंट टू स्टेट लैक ऑफ रिसोर्सेज एज एन एक्सक्यूज फॉर इट्स सिविक सर्विसेज। यानी कि एक केस हुआ था और उस केस में कोर्ट ने कहा कि जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है ना, ये नहीं कह सकती कि हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है, हमारे पास तो रिसोर्सेज की कमी है, तो हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करा सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी सिटीजन्स के लिए। तो ये किस केस में कहा था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए,
ठीक है। नगर परिषद रतलाम वर्सेस वर्धीचंद। क्या हुआ था, 1980 का समय था, जो रतलाम जगह थी वहीं पे एक टाउन था, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ध्यान ही नहीं दे रही थी। उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया था, सिटीजन्स बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उन्होंने उसमें कोर्ट में एक अपील करी। ओके, सो इस पर्टिकुलर केस में हुआ ये कि, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, कुछ काम आ गया था। हाँ, तो 1980 में क्या हुआ, रतलाम एक जगह थी, वहां पे टाउन था, और वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था, नालियाँ एकदम भर गई थी, गटर ओवरफ्लो कर रहा था, और सिटीजन्स को बहुत समस्या हो रही थी। तो कोर्ट में ये मामला पहुंचा। तो जब कोर्ट में बुलाया गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है, तो हम कहाँ से कर दें ऐसा। तो कोर्ट ने कहा ये नहीं कह सकते आप कि हमारे पास फंड्स नहीं है तो हम उनको राइट टू सेफ इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, उनके पास अधिकार है। किसके पास? सिटीजन्स के पास। स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है उनके पास। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं सर हमारे पास फंड्स की कमी है तो हम ये सफाई नहीं करवा पाए। आप कैसे भी करवाइए करवाइए, ठीक है। तो किस केस में कहा गया था? नगर परिषद रतलाम वर्सेस वर्धीचंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द अब्रिविएशन सेबी स्टैंड फॉर? तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली यही पूछ रहा है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। एक नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी की तरह से इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन फाइनली 1992 में इसको स्टेट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रिमूव द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? किसके पास अधिकार होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया को हटाने का? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो समझ में आया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी आपकी एजुकेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।